हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो बदलाव जीवन का वो सत्य है जो आता सबकी लाइफ में है, लेकिन उसे एक्सेप्ट कोई भी आसानी से नहीं करता। जैसे मान लो आज आप स्कूल में हो तो कल कॉलेज में जाओगे, उसके बाद नौकरी और फिर छोकरी। तो कुछ कुछ वैसे ही एवेंजर्स एंड गेम के बाद से हमारे एमसीयू में भी कुछ कुछ बड़े भारी चेंजेस आने वाले थे। ये बात काफी हद तक तय थी, जिसकी शुरुआत हुई लोकी से, जहां पे पोलार्ड पेला गया। एंड हाल ही में रिलीज होने वाली इटर्नल्स में भी कुछ कुछ वैसे ही कांड हुए। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं इस बारे में कि एमसीयू पे इटर्नल्स का क्या असर पड़ सकता है। तो बिना किसी और की तलवार को छुए चलिए शुरू करते हैं। तो जब मार्वल स्टूडियोज ने इटर्नल्स को अनाउंस किया तब ये बात तो समझ में आ गई थी कि वो लोग इसे एक नेक्स्ट सुपर हीरो टीम के रूप में प्लान कर रहे हैं, जैसे हमारे एवेंजर्स थे या फिर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी थे। लेकिन जो चीज मुझे समझ में नहीं आ रही थी वो ये थी कि ये लोग कैसे इसे एमसीयू में इंटीग्रेट करेंगे। मतलब आप सोच के देखो कि कुछ ऐसे सुपर हीरोज, मतलब पावरफुल लोग जो कई हजारों सालों से अर्थ पे मौजूद है और उसके बाद भी उन लोगों ने किसी भी बड़े इवेंट में इंटरफेयर नहीं किया। अब ऐसा क्या होगा कि ये लोग ये करना शुरू कर दें और आखिर आगे वाली मूवीज में इनका क्या रोल हो सकता है। लेकिन जिस एफिशिएंसी से मार्वल वालों ने इस पूरे मैटर को हैंडल किया है ना, वो चीज काबिल तारीफ है। अब देखो, अब सबको पता चल चुका है, मतलब दुनिया जमाने को मालूम है कि इटर्नल्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया है। और इसी वजह से कोई भी विलन अर्थ के लिए इतना बड़ा थ्रेट नहीं बन सकता, क्योंकि लोग बहुत पावरफुल है। लेकिन इस मूवी के एंड में हम लोग देखते हैं कि जो इटर्नल्स बचे हुए हैं वो 2 टीम्स में डिवाइड हो गए हैं, जिसमें से 3 लोग स्पेस में चले गए और 3 लोग अर्थ पे ही रह रहे हैं। लेकिन तभी एरिशियम आता है और जो अर्थ वाले इटर्नल्स हैं उनको उठा के ले जाता है। तो इस तरह से जो 3 इटर्नल स्पेस में मौजूद हैं वो अर्थ पे वापस आने नहीं वाले, क्योंकि वो अपने इटर्नल्स भाइयों को ढूंढने निकले हैं। और उसके अलावा जो अर्थ पे थे वो अब अर्थ पे बचे नहीं हैं, क्योंकि उनको एरिशियम उठा के ले गया। तो इसीलिए अब एमसीयू में जो कुछ भी होना है वो होता रहेगा और ये लोग एक बार फिर से इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे। मतलब जैसे अपन लोग बोलते हैं ना कि स्पाइडरमैन नो वे होम में इतने सारी चीजें हो गई, मल्टीवर्स के दरवाजे खुल गए, 4 डॉक्टर स्ट्रेंज हो गए, 15 स्पाइडरमैन हो गए, 25 विलन हो गए, इटर्नल्स है कहां पर? तो इसीलिए नहीं आएंगे। मतलब मार्वल ने हमें इतने पावरफुल सुपर हीरोज इंट्रोड्यूस तो करवा दिए, लेकिन उसके साथ ही साथ ये भी बता दिया कि है तो सही लेकिन आएंगे नहीं। फिर इसके अलावा एक चीज और भी है जो मेरे दिमाग में आई थी, और वो है ये आधा निकला हुआ तैमुत। मतलब ये सेलेस्टियल जो निकला था उसका 1 उंगलियां 4 हाथ, पता नहीं क्या ऐसा कुछ आधा अधूरा निकला हुआ है। मतलब चांद से देखोगे ना तो भी दिख जाएगा कि हाँ यहाँ पे कुछ है। तो आखिरकार इसका क्या रेलेवेंस होगा? अब सबसे बड़ा पॉइंट तो ये हो जाता है कि जब इतना धमाका हो रहा था तो एवेंजर्स और बाकी के सुपर हीरोज कहाँ पे थे? वैसे तो पानी में भूकंप आता है तो उसे देखने के लिए 15 लोग भेज देते हैं, तो फिर यहाँ पे कोई क्यों नहीं आया? लेकिन ये सारी चीजें एमसीयू में कुछ भी इफेक्ट या फिर कोई भी चेंज नहीं करने वाली। जो चीज चेंज करेगी वो है पानी में आने वाले अर्थक्वेक्स या फिर तैमुत का आधा बाहर निकलना। एंड आई थिंक कि इस बेस को यूज करके मार्वल वाले नैमोर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब अगर आप नैमोर के बारे में नहीं जानते तो फिर से कॉमिक बुक्स का ज्ञान आएगा यहाँ पर। तो नैमोर मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला एक फेमस सुपर हीरो है। जैसे डीसी का एक्वामैन है ना, हाँ तो वैसे ही मार्वल में नैमोर है, बस एक्वामैन एकदम ही पॉजिटिव कैरेक्टर है, तो दूसरी तरफ नैमोर एक सॉर्ट ऑफ एंटी हीरो टाइप का है। मतलब वो अपने मतलब और अपने किंगडम के लिए फाइट करता है बस। ये अटलांटिस का प्रिंस होता है, फिर उसके बाद किंग बन जाता है और जनरली फैंटास्टिक फोर, एवेंजर्स, इल्यूमिनाटीज इनके आसपास नजर आता है। और कुछ टाइम पहले ये भी उड़ती उड़ती खबर आई थी कि ब्लैक पैंथर 2 में नैमोर को लोग इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, क्योंकि वकांडा और अटलांटिस का आपस में वॉर वगैरह दिखा सकते हैं लोग। तो ऐसा हो सकता है कि सेलेस्टियल का जो अंडा फूटा था और उसकी वजह से जो अर्थक्वेक वगैरह आ रहे थे, तो हमने देखा है कि पानी पे भी काफी असर पड़ा है, तो मे बी ये अटलांटिस को भी किसी वे में इफेक्ट करेगा और इसी वजह से नैमोर बाहर निकल के आएगा। और हाँ, जहां तक बात रही ऐसे टैमुट के आधा बाहर निकलने की, तो वो चीज इंडियन ओशन में हुई थी और अटलांटिस अटलांटिक ओशन में है, तो इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं। मतलब इस चीज का नैमोर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो अर्थक्वेक वगैरह आए थे ना, उससे हो सकता है इफेक्ट पड़े। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चीज अफेक्ट होगी या जो नेक्स्ट बड़ा चेंज होगा वो है मार्वल का कॉस्मिक यूनिवर्स पे। हमने इटर्नल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में अपने बेंगू मतलब थानोस के भाई एरोस को आते हुए देखा, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि कॉमिक बुक्स में ये एक नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है, पॉजिटिव कैरेक्टर है। और इस सीन को देखकर भी ऐसा समझ में आ रहा है कि अपने भाई की मौत का बदला लेने तो नहीं आया है। जहां तक है इसके इंटेंशंस अच्छे ही होंगे, लेकिन ये चीज इससे भी ज्यादा जो सेलेस्टियल्स की हिस्ट्री है, उनका ओरिजिन है, और इसके अलावा भी मार्वल के यूनिवर्स में जितनी भी कॉस्मिक बीइंग्स एग्जिस्ट करती हैं
उनकी हिस्ट्री और ओरिजिन पे भी थोड़ा बहुत एक्सपैंड कर सकते हैं। मतलब ये बात तो समझ में आ रही है कि मार्वल वाले इस चीज को यहाँ पे नहीं छोड़ने वाले। अब सेलेस्टियल्स आए हैं तो उनका क्या एंड गेम होगा, वो क्या चाहते हैं, ये भी हमें समझ में आएगा। और एरिशम भी जिस हिसाब से बाकी के इटर्नल्स को उठा के ले गया है, तो उसने ये बात बोली थी कि वो अर्थ को जज करना चाहता है। और कॉमिक बुक्स में भी वो लोग ये जजमेंट वाली चीज करते रहते हैं, जिसको होस्ट का नाम दिया जाता है, जिसमें से फोर्थ होस्ट जो होता है वो हर प्लैनेट के लिए फाइनल होता है। और प्रोबेबली एमसीयू में भी ये लोग उसी का बेस सेटअप करना चाह रहे हैं। अब अगर बात करी जाए इस बारे में कि इटर्नल्स आखिरकार कौन सी मूवी पर इंपैक्ट डाल सकती है, तो मेरे ख्याल से गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, जिसमें हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एडम वॉरलॉक आने वाला है, तो आई थिंक कि ये लोग इन सारे कैरेक्टर्स को उसमें भी दिखा सकते हैं। एंड मुझे बहुत अच्छे से तो याद नहीं है, लेकिन मूवी का एक डायलॉग था जहां पर ये बोला गया था कि सेलेस्टियल्स वो बीइंग थे जो यूनिवर्स में लाइट लेकर आए थे। और अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो कॉमिक बुक्स में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस पूरे यूनिवर्स में सबसे पहले डार्कनेस थी, और उस डार्कनेस का रूलर था नल, जो जितने भी सिम्बियॉन्ट्स है, वेनम और कार्नेज वगैरह, उनका गॉड है। और उसके बाद सेलेस्टियल्स आए जो लाइट लेके आए, एंड डार्कनेस और लाइट का मतलब सेलेस्टियल और नल का एक बहुत बड़ा वॉर चला, जिसमें नल हार गया, और वो जो कटा सिर है ना नोवियर वाला, वो भी नल नहीं काटा था। तो ये जो लाइन ड्रॉप करी है ना कि सेलेस्टियल्स लाइट को इस यूनिवर्स में लेकर आए, आई थिंक इसके पीछे कोई ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग होगा, जिसपे हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो मतलब इस वाले सीन का यूज करके मार्वल वालों ने अपनी कॉस्मिक यूनिवर्स मतलब कॉस्मिक साइड को सेटअप कर दिया है। अब इसके बाद आता है ब्लैक नाइट वाला पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसका इस्तेमाल करके मार्वल वाले अपने सुपरनैचुरल या फिर पैरानॉर्मल यूनिवर्स को भी सेटअप कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ब्लैक नाइट मार्वल कॉमिक्स में अपीयर होने वाला एक सुपर हीरो है जो इबोनी ब्लेड नाम की एक कर्स्ड तलवार का यूज करता है, जो इसे यूज करने वाले को खून का प्यासा बना देती है। और वो इसे टच करने ही वाला था कि तभी पीछे से ब्लेड की आवाज आती है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मार्वल वाले इस चीज का यूज करके मिडनाइट सन्स को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अब अगर आप लोग मिडनाइट सन्स के बारे में नहीं जानते, तो ये भी मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाली एक सुपर हीरो टीम है जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल क्रीचर्स, सुपरनैचुरल विलन्स, इनके साथ डील करती है। मतलब हेवन, हेल, वैम्पायर, ड्रैकुला, ये सारी चीजें मिडनाइट सन्स के हाथों में होती हैं। और वैसे तो कॉमिक बुक्स में इसके मेंबर्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एमसीयू के पास ऑलरेडी अच्छी खासी आर्सेनल है। फॉर एग्जांपल ब्लेड, ब्लैक नाइट, डॉक्टर स्ट्रेंज, मून नाइट, और होपफुली गोस्ट राइडर को भी इंट्रोड्यूस करवा दें लोग, तो एक अच्छी खासी पावरफुल टीम बन जाती है, जिसे देखने के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और जहां तक रही विलन्स की बात, तो ब्लेड की मूवी आ ही रही है, तो ड्रैकुला को विलन बना दो। हाँ, मार्वल में ड्रैकुला भी है, सब है मार्वल में। तो कुल मिला के इटर्नल्स का इस्तेमाल करके मार्वल वाले बहुत ही सही गेम खेल गए, क्योंकि इससे उन्होंने अपने सुपरनैचुरल यूनिवर्स को भी सेटअप कर दिया और कॉस्मिक यूनिवर्स को भी। और इसके अलावा ये चीज भी बता दी कि इतने पावरफुल सुपर हीरोज एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन क्यों वो बड़े बड़े इवेंट में आगे भी इंटरफेयर नहीं करने वाले। मतलब स्पाइडरमैन नो वे होम, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, और इसके अलावा भी जो मल्टीवर्स ऑफ पोलार्ड से रिलेटेड पूरा मैटर होगा ना, उसमें नहीं आने वाले ये लोग आएंगे अब कैरेक्टर्स, सेलेस्टियल्स और जो पूरी कॉस्मिक साइड है ना, उससे डील करने के लिए। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं, तो वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन लाल रंग का दिख रहा होगा, जाओ ग्रे बना दो, जाओ। फिर जब इतना कर लिया है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड पे जाके फॉलो कर लो। और अगर मेरी ये टी शर्ट अच्छी लग रही है निंजा टर्टल्स वाली, तो जाके thecomicverse.com पे एक बार चेकआउट कर सकते हो। लोग डिस्काउंट कोड का यूज करना मत भूलना। अगर वो नहीं लग रहा है तो मार्वल लगा के देख लेना। जाने से पहले मुझे कमेंट में ये चीज बताइए कि आपका इस पूरी चीज के बारे में क्या थॉट्स है, और ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो आप मिडनाइट सन्स में देखना चाहते हो। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम। लो सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा, नहीं मेरी गलती है यार।